इसलिए आज हम आप सबके सामने ये सवाल लेकर आए हैं कि क्या भारत के लोग भी अब न्यूज चैनल्स पर फरमाइशी खबरों का चित्रहार देखना चाहते हैं? क्या भारत के लोग भी अब न्यूज चैनलों पर न्यूज की बजाय नौटंकी देखकर अपना मनोरंजन करना चाहते हैं? न्यूज चैनल्स पर इन दिनों जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उस पर पूरे देश में बहस हो रही है। आपके घर में भी यह बहस होती होगी, आपके दफ्तर में, आपकी दुकान पर, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, मोहल्ले में, हर जगह इस पर बहस हो रही है। हमें भी बहुत सारे लोगों ने यह लिखा कि इस पर बात होनी चाहिए। इसलिए आज हम न्यूज चैनल्स पर हो रही इस नौटंकी वाली मिलावट का एक आत्म विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण की पृष्ठभूमि में इस वर्ष की दो सबसे बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर, जिस पर पूरे देश में कई महीनों से बिना रुके दिन रात चर्चा हो रही है। और दूसरी बड़ी खबर है हाथरस हत्याकांड, जिसके बारे में आजकल दिन रात न्यूज चैनल्स पर लगातार कवरेज चल रही है और आप लोग देख भी रहे हैं। इन दोनों खबरों के मामले में होना तो यह चाहिए था कि पीड़ितों को न्याय मिलता और सच और सिर्फ सच सामने आता, और वो सच चाहे कैसा भी होता, कड़वा होता, मीठा होता। लेकिन टीआरपी के नाम पर सत्य में फेक न्यूज की मिलावट होने लगी और हर न्यूज चैनल का पत्रकार अपना एक अलग सच लेकर आपके सामने आने लगा, यानी सच के बहुत सारे संस्करण तैरने लगे। पत्रकारिता के नाम पर आम लोगों का मनोरंजन करने की होड़ मच गई और न्याय और सत्य इस फरमाइशी रंगमंच के पर्दे के पीछे कहीं चले गए और देश के लोग यानी आप सब लोग चुपचाप ये सब होते हुए इस वर्ष 2020 में देखते जा रहे हैं। इस समय भारत में लगभग 400 न्यूज चैनल्स हैं और इन न्यूज चैनल्स पर आजकल सत्य के सैकड़ों संस्करण चल रहे हैं। हर न्यूज चैनल आपसे यही कहता है कि हम सच बता रहे हैं और सबके अलग अलग सच हैं। आपका सच अलग है, हमारा सच अलग है, अलग अलग पत्रकारों का सच अलग है। आप कौन सा सच देखना चाहते हैं? आप अपने वाला सच देखना चाहते हैं या हमारे वाला सच देखना चाहते हैं? यह आप पर है कि आपको इनमें से कौन सा सच का संस्करण देखना है। जैसे जो सच सूट करता है, अच्छा लगता है, मीठा लगता है, वो वही सच आपके सामने रख देता है और आप उसी पर यकीन कर लेते हैं। आपके आंख और कान भी उसी सच को देखना और सुनना चाहते हैं जो सच आपको पसंद है। आपकी आंखों और कानों के रास्ते संक्रमित सत्य का यह वायरस आपकी नसों में चुपचाप बिना आपको बताए पहुंचाया जा रहा है। ये संक्रमित सत्य है जो आपकी नसों में घुल रहा है और ये महामारी कोरोना से भी खतरनाक बन चुकी है। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दुनिया को कोरोना वायरस की वैक्सीन के साथ साथ अब सत्य की वैक्सीन की भी जरूरत है, और अगर सत्य की वैक्सीन की जरूरत है भी तो ये मिलेगी कहां? अगर आप भी इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आज हमने एक हैशटैग बनाया है जिसका नाम है #न्यूज वर्सेस नौटंकी। इस पर आप ट्वीट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपके घर में भी इस बारे में बातचीत लगातार होती है, अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इसके बारे में बात करते हैं कि आजकल न्यूज पर नौटंकी ज्यादा दिखती है न्यूज चैनलों में और न्यूज कम, तो तुरंत अपना फोन उठाइए और हमें अपनी राय भेजिए। इसके अलावा आज हम हाथरस हत्याकांड का वो सच भी आपको दिखाने वाले हैं जिसके बारे में आपको किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और हिम्मत इस बात की चाहिए कि क्या उसके लिए आप टीआरपी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमने बिना उछल कूद किए इस मामले पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और यह ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे असली सच पर पर्दा डाला जा रहा है और असली जो सच होता है, जो सत्य होता है, उसके अलग अलग संस्करण नहीं होते। वो सच होता है चाहे किसी को अच्छा लगे या किसी को खराब। और आखिर में हम आपको यह भी बताएंगे कि न्यूज चैनल्स कैसे अब सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनकर रह गए हैं। दुर्भाग्य यह है कि योगी आदित्यनाथ से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक सब नेताओं, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं, इसी मीडिया पर आश्रित हैं। इसलिए आज आपको बताएंगे कि अगर मीडिया ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो खबरों में मिलावट निश्चित है और यह रुकेगी नहीं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। हाथरस मामले में यूपी की सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर देश में जातीय दंगे भड़काने की साजिश रची गई।
सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जातीय हिंसा के लिए जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से रातों रात वेबसाइट बनाई गई। नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा के आरोपी पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन इस वेबसाइट को तैयार कराने के पीछे थे। जातीय दंगों के लिए विदेश से चंदा मंगाया गया। दंगों के लिए कुछ इस्लामिक देशों से भी फंडिंग ली गई। पीड़ित परिवार को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। दंगों में प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले की प्लानिंग भी की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। वहीं यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि साजिश के तहत राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। सबूतों के आधार पर कार्रवाई हो रही है और एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भीड़ इकट्ठा करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का आरोप है कि जातीय दंगों की इस साजिश में कांग्रेस के कुछ नेता भी शामिल हैं। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग अलग 19 एफआईआर दर्ज की है। इनमें प्रदेश का माहौल बिगाड़ने और जातीय हिंसा फैलाने की साजिश की बात कही गई है। हाथरस पुलिस ने देशद्रोह समेत 20 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके साथ कल हाथरस में हुए हंगामे को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें आरएलडी नेता जयंत चौधरी, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी शामिल है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज हुए हैं। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पीड़ित के घर पर पीएसी से 15 जवान तैनात कर दिए गए हैं। पीड़ित के भाई की सुरक्षा में 2 गनमैन तैनात किए गए हैं। हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर एक व्यक्ति ने स्याही फेंक दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस स्याही फेंकने वाले शख्स से पूछताछ कर रही है। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच 17 नवंबर को ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना होगा। दोनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद को हल करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों पक्ष अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर कल टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भारत के अलावा जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में कोरोना महामारी के बाद बने हालात से निपटने पर चर्चा की जाएगी। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि वायुसेना 2 मोर्चे पर जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स किसी भी चुनौती का जवाब देने के साथ जीत हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि लद्दाख में भारतीय सेना ने चीन को अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि चीन की हवाई क्षमता भारत से बेहतर नहीं है, कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे। वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि लद्दाख ही नहीं बल्कि कई अहम जगहों पर वायुसेना के फाइटर जेट तैनात हैं। रोहतांग में अटल टनल के उद्घाटन से चीन परेशान हो गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन की सेना भारत की हाल ही में बनाई गई अटल टनल को बर्बाद कर देगी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अटल सुरंग का युद्ध के समय कोई फायदा नहीं होगा। चीन की सेना के पास ऐसे साधन हैं जिससे इस सुरंग को बेकार बनाया जा सकेगा। भारत को संयम बरतना चाहिए और उकसावे से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचेगा जो भारत की रणनीतिक क्षमता को बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेस 2020 वर्चुअल सम्मेलन का उद्घाटन किया। रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट यानी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम पर वैश्विक सम्मेलन की अगुवाई की। सम्मेलन में दुनिया के 139 देशों के 60,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस सम्मेलन से चीन को दूर रखा। इस सम्मेलन में चीन की किसी भी कंपनी को निमंत्रण नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार चाहती है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए ट्रिब्यूट टू ह्यूमन इंटेलेक्चुअल पावर।
सम्मेलन के दौरान कोरोना महामारी से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी चर्चा हो रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बड़ा बयान आया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है कि सुशांत की हत्या थी या आत्महत्या, ये निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। उन्होंने इस मामले में और फॉरेंसिक जांच की जरूरत बताई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारणों की जांच के लिए एम्स के डॉक्टर्स का एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। डॉक्टर सुधीर उन 5 डॉक्टर्स की टीम में शामिल थे जिन्होंने सुशांत सिंह की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की थी। सीबीआई की टीम एम्स से विसरा और दूसरे सैंपल ले गई है, जिनकी जांच अब किसी दूसरी बड़ी फॉरेंसिक लैब से करवाई जाएगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक बार फिर अपनी जांच प्रोफेशनल होने की बात कही है। जितने लोग हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बिना किसी जानकारी के, बिना कुछ देखे हुए क्रिटिसाइज कर रहे थे, कितने लोगों को मालूम है हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, किसने क्या क्या बयान दिया, कोई, मैं चैलेंज करता हूं कोई भी बता दे। 1970 के दशक में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था सफर, और इस फिल्म में एक गाना था जिसके बोल हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। आज मीडिया का बिल्कुल यही हाल है, और इसलिए आज हम ये सवाल आपके सामने लेकर आए हैं कि क्या भारत के लोग भी फरमाइशी खबरों का चित्रहार अब न्यूज चैनल्स पर देखना चाहते हैं? क्या भारत के लोग भी अब न्यूज चैनल्स पर न्यूज की बजाय नौटंकी देखकर अपना मनोरंजन करना चाहते हैं? यानी क्या खबरों और मनोरंजन का मिश्रण अब न्यूज चैनल्स पर दिखाया जा रहा है? न्यूज चैनलों पर इन दिनों जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उस पर पूरे देश में बहस चल रही है। हमें भी कई लोगों ने लिखा कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि न्यूज चैनल अपना आत्मविश्लेषण कभी नहीं करेंगे, इसलिए लोगों को लगता है कि अब इसके लिए और कौन सा मंच होगा। इसलिए आज हम न्यूज में हो रही नौटंकी वाली इस मिलावट का एक आत्मविश्लेषण करेंगे, अपना भी एक विश्लेषण हम करेंगे। इस विश्लेषण की पृष्ठभूमि में इस साल की, वर्ष 2020 की 2 सबसे बड़ी खबरें हैं। देखिए, वैसे तो 2020 की सबसे बड़ी खबर है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, लेकिन आपने भी ये देख लिया होगा कि भारत के मीडिया में अगर शुरुआती कुछ दिन छोड़ दिए जाएं तो कोरोना वायरस को लेकर भी भारत के मीडिया में वो कवरेज देखने को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। हालांकि कोरोना वायरस भारत नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खबर है इस साल की, लेकिन हमारे यहां जो सबसे बड़ी खबर है, कोरोना वायरस से भी जो बड़ी खबर है, वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है जो आजकल चल रही है, वो है हाथरस का हत्याकांड। ये 2 कोरोना वायरस से बड़ी खबरें हैं। इन दोनों खबरों के मामले में होना तो यह चाहिए था कि पीड़ितों को न्याय मिलता, उनके परिवार को न्याय मिलता और संपूर्ण सच सामने आता। लेकिन टीआरपी के नाम पर सत्य में फेक न्यूज की मिलावट होने लगी, पत्रकारिता के नाम पर आम लोगों का मनोरंजन करने की होड़ मच गई और न्याय और सत्य इस फरमाइशी रंगमंच के पर्दे के पीछे चले गए और देश के लोग चुपचाप ये सब कुछ होते हुए देखते रहे। कहते हैं कलम यानी पत्रकारिता की ताकत तलवार की ताकत से भी कई गुना ज्यादा होती है। ये हमने सुना है, पढ़ा है, देखा भी है। लेकिन आज के दौर की समस्या यह है कि कलम से सत्य लिखने वालों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, जबकि हाथ में माइक और कैमरा लेकर न्यूज की नाट्यशाला में करतब दिखाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब खबरों का अस्तित्व सिर्फ टीआरपी और फेक न्यूज के आसपास सिमट कर रह जाता है तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होने लगती है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि लोकतंत्र के लिए मीडिया बहुत आवश्यक है, और अगर मीडिया कमजोर हो जाता है और अगर मीडिया भटक जाता है तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? भारत का लोकतंत्र जिन 4 स्तंभों पर टिका हुआ है उनकी नींव अब हिल रही है, और ये 4 स्तंभ हैं। आपने वैसे सुना होगा, पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा। ये 4 स्तंभ हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ये चारों स्तंभ इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और विधायिका। विधायिका से मतलब है हमारे देश के विधायक, हमारे देश के सांसद, हमारे देश के नेता। कार्यपालिका से मतलब है हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश के अफसर, हमारे देश की पुलिस। न्यायपालिका का मतलब है हमारे देश की न्याय व्यवस्था, हमारी अदालतें। और मीडिया का मतलब है हम, यानी जो हर रोज दिन रात आपको खबरें बताते हैं।
किसी भी लोकतंत्र के ये 4 स्तंभ होते हैं और इन चारों स्तंभों का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। ये चारों स्तंभ अगर मजबूत रहेंगे तभी किसी देश में मीडिया, किसी देश में लोकतंत्र चलता रहेगा। और इसी कमजोर होती नींव को दर्शाती एक तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। विधायिका यानी जो नेता हमारा और आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपने व्यवहार से लोकतंत्र के पहले स्तंभ को बहुत पहले ही खंडित कर चुके हैं। इसलिए हमारे देश में नेताओं पर सबसे कम भरोसा किया जाता है। जिस कार्यपालिका पर जनता की सेवा की जिम्मेदारी होती है, जो जनता के सेवक होने चाहिए, उसकी भूमिका पर भी पिछले कुछ वर्षों से, दशकों से सवाल उठ रहे हैं और यह स्तंभ भी जर्जर होने लगा है। यानी लोगों को अब सरकारी अधिकारियों पर, पुलिस वालों पर, खाकी वर्दी पर अब विश्वास नहीं रहा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिसे हम कहते हैं पत्रकारिता, अब उसमें भी फेक न्यूज की मिलावट होने लगी है और अब मीडिया की नींव भी कमजोर स्थिति में बहुत पहुंच गई है। और जो चौथा स्तंभ है न्यायपालिका का, अब बस न्यायपालिका का ही एक स्तंभ बचा है जो कुछ हद तक टिका हुआ है, खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर भारत का लोकतंत्र इस समय सिर्फ एक स्तंभ पर टिका हुआ है जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। लेकिन यहां भी अब भूकंप के झटके महसूस होने लगे हैं और न्यायपालिका की स्थिति भी इस समय बहुत अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा अब सुप्रीम कोर्ट के जजों तक उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे देश का टुकड़े टुकड़े गैंग अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए अब ये चारों स्तंभ धीरे 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 थरथराने लगे हैं और इन स्तंभों पर हमारे देश का लोकतंत्र खड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा संकट पत्रकारिता के स्तंभ के कमजोर होने से खड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं नेताओं पर भरोसा करना तो हमारे देश ने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। उसके बाद हमारे देश के जो बड़े सरकारी अफसर हैं, पुलिस वाले हैं, उन पर भी भरोसा काफी कम हो चुका था। लेकिन इन दोनों के बारे में आपको जागरूक किसने किया था? मीडिया ने किया था। इन दोनों की असलियत, इनकी कमजोरियां आपको किसने बताई थी? मीडिया ने बताई थी। लेकिन अब मीडिया खुद कमजोर होने लगा है क्योंकि बाकी के 3 स्तंभों पर नजर रखने की जिम्मेदारी पत्रकारिता की होती है, मीडिया की होती है। इसीलिए इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि ये चौथा स्तंभ बाकी के 3 स्तंभों पर नजर रखता था और अगर यह स्तंभ टूटा तो बाकी के 3 व्यवस्थाओं के निरंकुश होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा और आज हम इसी खतरे का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे इस विश्लेषण का आधार है इस साल यानी वर्ष 2020 की 2 सबसे बड़ी खबरें, कोरोना वायरस से भी बड़ी खबरें। पहली खबर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर और दूसरी हाथरस में एक 18 वर्ष की लड़की की मौत की खबर। दोनों बहुत दुखद खबरें हैं। कायदे से तो यह होना चाहिए था कि इन दोनों खबरों के केंद्र में जो पीड़ित हैं उन्हें और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए था और मीडिया इसमें एक सकारात्मक भूमिका निभाता। लेकिन जो हो रहा है वो इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें कहीं भी हत्या का जिक्र नहीं है। यहां तक कि खुद सुशांत का परिवार भी हत्या की बात नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि किसी ने आत्महत्या के लिए उसे उकसाया या मजबूर किया। फिर भी मीडिया का एक हिस्सा हर कीमत पर इसे हत्या ही साबित करना चाहता है, जबकि अभी तक इस मामले की जांच आत्महत्या की तरफ ही इशारा कर रही है। आपने देखा होगा इस मामले की जांच मुंबई पुलिस ने की, इस मामले की जांच बिहार पुलिस ने की और अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन तीनों में से कागजों को अगर आप देखें किसी ने भी मर्डर की जांच की बात नहीं कही है। तीनों ने यही कहा है यह आत्महत्या है और जांच इस बात की हो रही है कि यह आत्महत्या सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों की। और आपने देखा होगा इस पूरे मामले में भी सबसे पहले यह कहा गया कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म जिम्मेदार है, यानी परिवारवाद। बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर और बड़े बड़े एक्टरों ने सुशांत सिंह राजपूत को काम देना बंद कर दिया था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। सबसे पहले यह खबर आई, आपको याद होगा। उसके बाद दूसरी खबर यह आई कि इसमें कोई पॉलिटिकल नेक्सस हो सकता है। फिर कुछ नेताओं के नाम लिए गए, यह दूसरी खबर आई। फिर कुछ 1-2 हफ्ते के बाद खबर आई कि उसकी हत्या के पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ है और रिया चक्रवर्ती अरेस्ट भी हो गई। और उसके बाद लगातार हर रोज एक नया किरदार सामने आता रहा और अब पूरा देश कंफ्यूज है कि इस पूरे मामले में हुआ क्या।
दूसरी तरफ हाथरस की बेटी के मामले में किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यहां भी मीडिया का एक हिस्सा इसे किसी भी कीमत पर गैंग रेप साबित करना चाहता है। यानी सुशांत के मामले में हर कीमत पर यह साबित करना चाहता है कि यह मर्डर है, जबकि वो मर्डर शायद नहीं था, अभी हम कह नहीं सकते। और हाथरस के मामले में मीडिया यह साबित करना चाहता है कि यह गैंग रेप था, लेकिन गैंग रेप साबित नहीं हो रहा। हालांकि इस मामले में जब लड़की ने बयान बदला तो पुलिस ने भी एफआईआर में रेप की धारा को जोड़ लिया था। यानी जो हम आपको आज बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जहां गैंग रेप नहीं है वहां मीडिया गैंग रेप ढूंढ रहा है, और जहां मर्डर नहीं है वहां मीडिया मर्डर ढूंढ रहा है। तथ्यों को तिलांजलि देकर झूठ का यह कारोबार सिर्फ टीआरपी के लिए हो रहा है। समस्या यह हो गई कि अगर किसी मामले पर कोई कुछ बोलता है तो मीडिया उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने लगता है, और अगर कोई कुछ नहीं बोलता तो उसकी खामोशी को भी उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया जाता है। यानी कोई बोले तो भी फंसे और ना बोले तो भी फंसे। इस देश में पहले लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट की शिकायत करते थे, लेकिन अब लोगों की रगों में असत्य का वायरस पहुंचाया जा रहा है और कोई भी इस मिलावट की शिकायत अब नहीं कर रहा। मीडिया में यह बदलाव कैसे देश के भविष्य के लिए खतरनाक है, इस पर आज हम आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले आप यह समझ लीजिए कि वर्ष 2020 की सबसे ताजा और बड़ी खबर यानी हाथरस की घटना पर आज का अपडेट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। हाथरस हत्याकांड में आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस घटना के आधार पर कई एफआईआर एक के बाद एक दर्ज कर ली है, और ये एफआईआर आम तौर पर ऐसी एफआईआर हैं जो आपने सुनी नहीं होंगी। ये कुछ अलग तरह की एफआईआर हैं। इनमें प्रदेश का माहौल बिगाड़ने और जातीय हिंसा फैलाने की साजिश की बात कही गई है। इस एफआईआर में मीडिया पर भी आरोप लगाए गए हैं। ये आप देखिएगा, मैं आपको आज बताता हूं। वो एफआईआर की कॉपी पहली बार आज मैं अपने हाथ में लेकर आया हूं। इस एफआईआर में मीडिया पर भी आरोप लगाए गए हैं, जिनके मुताबिक एक पत्रकार ने पीड़ित के भाई पर यह बयान देने का दबाव डाला है कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा एक अज्ञात नेता पर भी इस मामले में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा है। यह आरोप भी है कि कुछ नेताओं ने इस लड़की के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर लेने का लालच दिया। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि फॉरेंसिक जांच और मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी कुछ लोग मीडिया और सोशल मीडिया पर बार बार बलात्कार की बात कह रहे हैं। अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मेरे हाथ में उस एफआईआर की कॉपी है। इस एफआईआर में लिखा है, पीड़िता के परिवार के लिए उन्हें बरगलाने तथा उन्हें गलत बयानी करने के लिए उन पर दबाव बनाने तथा उन्हें 50 लाख रुपयों का प्रलोभन देकर उन्हें प्रदेश सरकार के विरुद्ध मिथ्या तथ्य बोलने, उनके अपने पूर्व के बयान को बदलवाने का प्रयास कर जनपद हाथरस व प्रदेश की लोक प्रशांति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने तथा आम जनमानस में भय व सत्रांक कारित करने का प्रयास किया गया है, ऐसा इसमें लिखा है। और इस मामले पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। फिर लिखा है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला तथा मेडिकल आदि रिपोर्टों से भी बलात्कार की पुष्टि नहीं होने पर उसके परिवार को इस बिंदु पर बरगलाने, प्रलोभित करने तथा सारे वास्तविक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सिखाने पढ़ाने के अनुसार मीडिया के सामने रखने का प्रयास किया गया कि मृतका ने उन्हें बलात्कार की बात बताई थी, इसलिए वो लगातार गैंगरेप की बात बताते रहे। और उसी कुत्सित योजना के अनुसार एक अज्ञात नेता ने, जिसकी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसने पीड़िता के परिवार के रिश्तेदार महिला से पीड़िता के परिवार पर यह दबाव डलवाया कि वो सरकार द्वारा प्रकरण में की जा रही कड़ी कार्रवाई से भी असंतुष्ट दिखे। यहां पर ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसमें एक पत्रकार का नाम भी है, वो भी मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। और इसमें लिखा है, एक अज्ञात पत्रकार ने, अब यह बात आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऐसा पहली बार सामने आ रहा है जब किसी मीडिया हाउस पर या पत्रकार पर भी एफआईआर दर्ज कर ली जाए। एक अज्ञात पत्रकार ने पीड़िता के भाई को यह कहलवाने का प्रयास किया कि वो स्वयं अपने माता पिता से यह बाइट दिलवा दें कि वो शासन प्रशासन की उक्त प्रकरण में की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है।
जबकि पीड़िता के पिता ने पहले ही सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि वो सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। इसके अलावा उनसे यह भी कहलवाने का प्रयास किया कि मृतका ने उनसे गैंगरेप की बात बताई थी, जबकि ऐसा इसमें नहीं था। और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है अननोन लोगों के खिलाफ की गई है, इसमें षड्यंत्र, देशद्रोह, नफरत फैलाना, देश विरोधी काम करना, झूठ फैलाना, शांति भंग करना इत्यादि इन सब की धाराएं यहां पर लगाई गई हैं। और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक नई एफआईआर आज ही दायर कर ली है और इसमें उन सब लोगों के नाम रखे गए हैं जिन लोगों ने पूरे देश में गलतफहमी फैलाने की कोशिश की है, झूठ फैलाने की कोशिश की है, मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज चैनल और अखबारों के जरिए झूठ फैलाया है, सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीड़िता है उसके परिवार को भड़काने की कोशिश की गई है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कई ऑडियो भी आजकल वायरल हैं। एक ऑडियो में यह बात सुनने में आ रही है कि कोई पीड़िता के परिवार को यह बता रहा है कि आप 25 नहीं 50 लाख का मुआवजा मांगिए। उनको यह भी बताया जा रहा है कि आप खुलकर सामने आइए, मीडिया को यह बताइए कि आप संतुष्ट नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पीड़ित का परिवार इस मामले में सीबीआई जांच नहीं चाहता। अभी तक आपने यही सुना होगा कि हर बार पीड़ित का परिवार यह कहता है कि हमें सीबीआई की जांच चाहिए, राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि परिवार कह रहा है कि उन्हें सीबीआई की जांच चाहिए ही नहीं, बल्कि उनकी मांग है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बयान दिया है। पहले आप वो सुनिए। आपने आज समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे सुबह से ही, उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है, कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है। क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा संकल्प है, लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हाथरस की घटना को मीडिया का एक वर्ग और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से रंग देने में जुटी हुई हैं, आपने देखा होगा। लेकिन हमने इस मामले की तह में जाकर सच और सिर्फ सच सामने लाने की कोशिश की है। अब यह सच हो सकता है बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन सच को इस बात से कोई मतलब नहीं कि लोगों को वो अच्छा लग रहा है या खराब, क्योंकि सच तो सच ही रहेगा। आज हम हाथरस मामले पर आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं वो पूरी तरह से तथ्यों और सिर्फ तथ्यों, सबूतों और सिर्फ सबूतों पर आधारित है। ये बात भूल जाइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। हम भी ये बात भूल गए कि हम क्या बताना चाहते हैं, हम किस चीज पर विश्वास करते हैं। हो सकता है आप कुछ और सुनना चाहते हो, लेकिन जो सच है वो कुछ और कह रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पीड़िता और मुख्य आरोपी, जिसका नाम है संदीप, इनके बीच पुरानी जान पहचान थी। काफी समय से ये एक दूसरे को जानते थे और शायद दोनों के बीच बातचीत भी लगातार होती रही है। अगर आप उस गांव में जाएंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे, उस परिवार को जानने वाले लोगों से मिलेंगे, जो लोग वहां दिन रात रहते हैं, जिन्हें इस घटना के बारे में जानकारी है, उनसे जब आप मिलेंगे तो आपको कुछ और सच जानने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऊपरी तौर से वहां सिर्फ रिपोर्टिंग करके, नौटंकी करके और अपने आप को हीरो साबित करने के लिए रिपोर्टिंग करके आ जाएंगे तो आपको जमीनी हकीकत के बारे में पता नहीं चलेगा। हमारे रिपोर्टर्स लगातार उस गांव में हैं और हमने उस गांव में कई दिन बिताए हैं, वहां के लोगों से बात की है। इस समय मेरे हाथ में वो कॉल डेटा रिकॉर्ड है। ये बहुत बड़ा सबूत है।
ये कॉल डेटा रिकॉर्ड है जिसे आप CDR कहते हैं, जिसके अनुसार इस मामले का जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम है संदीप और पीड़िता के परिवार के एक फोन नंबर के बीच लगातार बातचीत होती थी। ये जो नंबर है ये पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी ये जो सिम कार्ड है जिस फोन से बातचीत हो रही है ये पीड़िता के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बड़े भाई के नाम पर यह सिम कार्ड लिया गया है। दोनों फोन नंबर्स के बीच अक्टूबर 2019 से, फिर से आप सुन लीजिए, अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई है और इस दौरान सैकड़ों फोन एक दूसरे को किए गए हैं, सैकड़ों। उस सब फोन नंबर की जो डिटेल है इस समय मेरे हाथ में है और ये कई पन्ने का है। इसके अंदर आपको एक फोन नंबर से दूसरे फोन नंबर पर कितनी बातचीत हो रही है, कितने सेकंड बातचीत हो रही है, सब लिखा हुआ है। आज जब हमने पीड़िता के बड़े भाई से पूछा, यानी जिस लड़के के नाम पर यह सिम कार्ड लिया गया है, जब उससे हमने पूछा कि क्या आपकी संदीप से फोन पर कोई बातचीत होती थी, तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। आगे बढ़ें उससे पहले आप यह सुन लीजिए कि पीड़िता के भाई ने हमें क्या बताया इस बातचीत के बारे में। आपकी संदीप से बातचीत होती थी, जो सामने मतलब जो आरोपी है उससे कभी फोन पर बातचीत होती हो आपकी? जी नहीं, मेरी बात नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई? जी नहीं, क्योंकि मैं उससे बोलता भी नहीं था। हाँ। क्योंकि वो छोटा, उससे क्या बोलूंगा, वो लड़का। वो कह रहे हैं कि मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती थी और मेरे पास जो एक एक पेज है, एक पन्ने पर 3260 सेकंड की बात है, अगले पन्ने पर 4650 सेकंड की बात है, उससे अगले पन्ने पर भी काफी लंबी चौड़ी बातचीत है। टोटल जो बातचीत है इस दौरान 4 घंटे और 57 मिनट की बातचीत है दोनों फोन नंबर्स के बीच में। 4 घंटे 57 मिनट का मतलब हुआ लगभग 5 घंटे। यानी पीड़िता का जो भाई है वो और जो मुख्य आरोपी है संदीप, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने पहले रेप किया था और फिर लड़की की हत्या कर दी, उसी संदीप के बीच और लड़की के भाई के बीच 5 घंटे की बातचीत का ये कॉल डेटा रिकॉर्ड है जो इस समय मेरे हाथ में है। इसमें सब कुछ है, कितने बजे, किस तिथि को, कितने बजे कॉल्स किए गए हैं, सारी चीजें यहां पर इसमें लिखी हुई है। हमने जानबूझकर इसमें कुछ जो डिटेल्स हैं आपको जो बताई हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि नाम बताना यहां सही नहीं होगा। फोन नंबर भी हमने यहां पर छिपा लिया है क्योंकि वो बताना इस समय, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सही नहीं होगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि दोनों के बीच में 5 घंटे की बातचीत है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। पीड़िता के भाई का यह बयान हमने आपको इसलिए सुनाया ताकि आप समझ सकें कि मामला क्या है। यानी कागज कह रहे हैं कि 5 घंटे बातचीत हुई है, लेकिन पीड़िता का भाई कह रहा है मैं उस संदीप से बात ही नहीं करता था। अगर भाई बात नहीं करता था तो फिर सवाल यह है कि संदीप के साथ कौन बात कर रहा था इस सिम कार्ड से। इसके बाद हमने हाथरस के भूलगढ़ी गांव के कुछ लोगों से बात की। इन लोगों ने भी यह माना कि आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध थे और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। ये गांव के लोगों का कहना है और सबूत के तौर पर हमारे पास ये है। का मामला प्रेम प्रसंग चल रहा था। कब से? करीब हो गए 1.5 साल के करीब। क्या हुआ? आमने सामने इनके मकान है, तो ये तो यूं ही आने पर था इनका प्रेम प्रसंग। क्या कभी कोई पंचायत भी हुई ग्राम में इनको लेकर? पंचायत घर भर के बैठ गए थे आपस में, तो उन्होंने लड़के को नौकरी के लिए भेज दिया। परिवार वालों ने बोला भाई ऐसी बात है, तो घर वालों ने लड़कों को नौकरी के लिए भेज दिया। प्रेम संबंध था, पर लेकिन कहा सुनी इतनी हुई कि तू अपने को लड़की रोक, बांध के लड़की तू रोक। दोनों ने ही एक दूसरे को समझाया बुझाया, पर लेकिन वो माने न माने इस बात को मुझे पता नहीं है। मैंने प्रेम संबंध में मतलब ज्यादातर ये नहीं देखा कि दोनों एक जगह देखे, मैंने ये नहीं देखा, सुनाया था प्रेम संबंध की बात। तो ये भी हो सकता है कि सिम कार्ड भाई के नाम पर लिया गया होगा, भाई का सिम कार्ड होगा और जो पीड़िता है वो उस सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रही हो और वो शायद संदीप से बात कर रही हो। इस बात की संभावना है क्योंकि भाई यहां पर मना कर रहा है कि वो बात करता था संदीप से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संदीप के साथ संबंध होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आरोपी पीड़िता की हत्या कर सकता है।
या नहीं कर सकता है। संबंध है तो भी वो हत्या कर सकता है, इस बात में कोई शंका नहीं है। इसलिए इस बात की जांच तो होनी ही चाहिए। यह जांच का विषय है और इसका जवाब हम जांच एजेंसियों पर छोड़ते हैं। हम जांच एजेंसी नहीं है। हम सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों का काम तो वही करेंगी। हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे पास सीडीआर आए हैं, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, ये बताते हैं कि जो पीड़िता है और जो हत्यारा है वो दोनों शायद एक दूसरे को जानते थे, आपस में उनके संबंध थे और वो फोन पर भी बातचीत किया करते थे। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो आरोपी है उसने हत्या नहीं की होगी। हो सकता है तब भी उसने हत्या की हो, ये तो जांच का विषय है। अब हम आपको इस केस में आरोपी बनाए गए एक और लड़के, जिसका नाम है लवकुश नाम के इस लड़के की मां का एक बयान सुनवाना चाहते हैं। इनका कहना है कि जब लड़की घायल खेतों में पड़ी हुई थी तो उन्होंने अपने बेटे को पीड़िता को पानी पिलाने के लिए भेजा था, लेकिन बाद में उसे भी गैंग रेप का आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। हम तो अपने खेत में चारा काट रहे थे, जब हमने सुनी, जब हल्ला मचा, गांव से हमने जाते देखे तो हम वहाँ पे पहुंचे थे तो उसकी बेटी भरा में पड़ी थी और उसकी माँ चारा काट रही थी। उसका भाई गए तो तीनों साथ में ही थे, फिर उसका भाई चारा गठरी लेके घर को आ गया। बाकी बाद में देखा है हमने तो उसकी माँ चारा काट रही है और बेटी भरा में पड़ी है। तो हम सब लोग भागे हैं, तब हम भी भागे वहाँ से। हमने बोला, मैंने कि बेटा कहाँ है कि पता नहीं है कहाँ है, मुँह में खून चल रहा। तो वो चिल्ला रही थी, नाम ले लेके के एक संदीप मार गया, कि वो मार गया, इसके पे। वो हमने तो अपने बेटे से इतना किया था, मैंने बेटा जिस तड़प रही है कोई पानी ले आओ, तो किसी ने नहीं सुना। तो मैंने अपने बेटा से बोली, मैं बेटा तू बाहर जा, कहीं सड़क पे पॉलिथीन हो कुछ तो पानी लेके भरा से आ जा, तू इसे दे दे। तो मेरा बेटा भागा है साइकिल लेके, उसने पॉलिथीन में पानी लाया, उसने उसकी माँ के हाथ में दिया है कि लो भाभी इसे पानी पिला दो। और हमको कोई मालूम नहीं है कि बाद में क्या हुआ है, हमको और नहीं मालूम है। बस इतना ही हमने घटना देखी है कि किसी की माँ होगी कि किसी की बेटी और या बेटा की एक उंगली भी कट जाएगी तो हल्ला करेगी, फिपियाएगी, वो काम छोड़ देगी, उसका खून बंद करने के लिए कोशिश करेगी। वो क्यों नहीं कर रही थी कोशिश, वो चारा क्यों काट रही थी? उसका भाई पे 2 बार खबर आ गई, उसका भाई घर से क्यों नहीं गया? जब उसने नहीं मारी थी तो उसका भाई क्यों नहीं गया घर? तो उससे माँ ने, उसके भाई ने वो को मारा है। अब जो तीसरे आरोपी जिसका नाम है रामू, उसकी मां ने बताया कि उनका बेटा 14 सितंबर को सुबह 7:30 बजे ही घर से निकल गया था और वो पास के एक डेयरी प्लांट में नौकरी करता था। अब आपको आरोपी रामू की मां का ये बयान सुनना चाहिए। आरोप झूठा इल्जाम लगाया है, जब यहाँ तू ही ना है वो प्लांट पे। कहाँ पर थे रामू? चंदपा के जोरे मसगूदन वो डेयरी है, वो है चिल्लर। हाँ। ताप पे काम करते है और 7 बजे जाते चलो गए। और कितने बजे वापस आए? वापस तो 12-1 बजे आवत है, 12 बज जाए और 12:30 बज जाए, 1 बज जाए। जैसे काम के ऊपर है, मैं गाड़ी ज्यादा दूध आ जाता तो लेट हुए जाते है। आरोपी रामू की मां के इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हम इस गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर उस डेयरी प्लांट पर पहुंचे जहां रामू काम करता था। हमने डेयरी प्लांट के मालिक से फिर बात की और उनसे ये बात पूछी कि उस दिन रामू कहां था, और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि रामू सुबह 8 बजे से 12 बजे तक डेयरी प्लांट में ही उस दिन था। रामू 14 तारीख को हमारी डेयरी पर कैन को खिला रहा था हमारे कांटे में, और रामू बहुत सीधा लड़का है, कानों से भी ऊंचा सुनता है। 14 तारीख को वो हमारे ही यहाँ था। 8 बजे से 11:30-12 बजे तक उसकी सुबह की शिफ्ट है, शाम को भी 8 से 11:30-12 बजे तक की उसकी शिफ्ट है। वो हमारे यहाँ दिहाड़ी मजदूर था, जिसको 2-2.5-3 महीने हुए थे। स्वभाव से बहुत अच्छा था। रजिस्टर वगैरह में उसकी हाजिरी होगी कम से कम? वो हाजिरी क्राइम ब्रांच वाले यहाँ से सब ले गए। हाजिरी में उसका प्रेजेंट है? जी है, क्राइम ब्रांच वाले उनको ले गए रजिस्टर को। हाँ। तो यहाँ गाड़ी वालों ने, जो हमारे यहाँ और स्टाफ काम करता है, उन्होंने सबों ने रामू को देखा। घटना वाले दिन वो यहीं था, 8 बजे से 11:30-12 बजे तक। इस डेयरी के जो मालिक हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि उस दिन मैंने रामू को अपनी आंखों से देखा था, यहाँ पर वो काम कर रहा था डेयरी प्लांट पर, और
जब घटना हुई सुबह 9:30 बजे वो गांव में मौजूद नहीं था, वो इसी फैक्ट्री में 4 घंटे मौजूद था। यहाँ पर जो डेयरी प्लांट के मालिक हैं जी न्यूज से बातचीत में वो बिल्कुल साफ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो लिख कर देने को तैयार है किसी भी जांच एजेंसी को कि रामू सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक इसी डेयरी प्लांट में 14 सितंबर को मौजूद था। अब बात चौथे आरोपी रवि की। गांव के लोगों ने हमें यह बताया कि रवि भी उस दिन गांव में नहीं था और भूलगढ़ी गांव में रहने वाले ओंकार सिंह ने घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया है। ये उसी गांव में रहते हैं ओंकार सिंह और ये दावा कर रहे हैं कि ये प्रत्यक्षदर्शी हैं और उन्होंने ये बताया हमें कि 14 सितंबर को उस दिन क्या हुआ था गांव में। आप भी सुनिए। 14 सितंबर को क्या हुआ, आपने क्या देखा, क्या सच्चाई है? मैं अपने गांव से जा रहा था अपने खेत के लिए और संदीप अपने पापा के साथ गाय को पानी पिला रहा था और फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ कराने की आवाज़ खेत में आई थी, जिस खेत में ये घटना हुई थी। तो मैं अपने खेत में गया बाई तरफ, तो ये संदीप और संदीप की माँ ने वो पास में खड़े थे, लड़की पड़ी हुई थी समझे, और कह रहा था कि संदीप को नाम लेना और किसी का नाम मत लेना होता। तो बस ये फिर मैं अपने छुपे रिश्तों में अपने ही मैंने कि ये षड्यंत्र ऐसा है, कोई षड्यंत्र अच्छा है, शायद मुझे भी नहीं फंसा दे, बताऊँ मैं अभी आवाज़ दे दूँ तो मुझे भी नहीं फंसा दे, इसीलिए मैं अपने वहाँ से सीधे छिपे हुए रिश्ते में अपने सड़क पे आ गया। तो ये कह रहे हैं कि ये तो इतने डरे हुए थे, इन्हें लग रहा था कि कहीं इन्हें भी ना फंसा दें, इसलिए ये सीधे चले गए और इन्होंने कई दिन के बाद अपनी ये चुप्पी तोड़ी है। अब ये सारे जो गवाह हम आपको बता रहे हैं, पुलिस को इनसे बात करनी चाहिए और पुलिस को ये देखना चाहिए कि ये किसी काम के इन्वेस्टिगेशन में उनके लिए हैं या नहीं। अब हम आपको थोड़ा पीछे की तरफ लेकर चलते हैं। जिस दिन हाथरस के भूलगढ़ी गांव में घटना हुई थी, ये 14 सितंबर सुबह 9:30 बजे की घटना है। पीड़िता को उसका परिवार सबसे पहले थाने लेकर पहुंचा। पीड़िता के भाई ने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के संदीप के खिलाफ एफआईआर लिखवाई और इसमें लिखा कि संदीप ने बाजरे के खेत में मेरी बहन का गला दबा दिया और उसे मारने की कोशिश की। 14 सितंबर को किसी ने बलात्कार का आरोप नहीं लगाया, ना तो पीड़िता, ना उसकी मां और ना ही भाई ने रेप की बात कही। उसके कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें पुरानी रंजिश की बात उस समय ये लोग कह रहे हैं। इसमें सिर्फ एक आरोपी संदीप का नाम लिया गया, यानी एक लड़के का ही नाम लिया जा रहा है और वो है संदीप और किसी का नाम नहीं। आपको ये दोनों वीडियोस आज देखने चाहिए। क्या हुआ, किसने मारा आपको? किसने? जिम में लग रही और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, फिर अब मैं दे रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। क्या कोई रंजिश चल रही है? कौन सा काम है? तो क्या मामला था? ये लड़की आपकी पेश पड़ी है। अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है, बान ऐसा खुद से लगा रही है कि घास भूखे से लोड़िया का के तब खेचे लगो बाजारा में और मैं संग न होती तो ये दूसरी बात है। मैं घर पे लगाती सब मैं करी है, खेतों में देखो। ये गला किसने दबाया? गुड्डू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। अब आपको उसी दिन 14 सितंबर का ही एक और वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो अस्पताल का है। यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि पीड़िता का परिवार उसे लेकर पहले अस्पताल नहीं आया, बल्कि पहले थाने लेकर गया। अब थाने में दिया गया पीड़िता की मां का ये बयान सुनिए। क्या हुआ, किस बात को लेकर उनको मारा है? घास लेने गए थे हमको, तो मैं मारपीट है गई और मैं थोड़ी दूर थी तो बाने पीछे थे आके झट खींचे लगो कोर पे बिल्कुल बाजरा। मुझे मालूम नहीं कि इसकी चाटी एकदम कसी गई, आवाज ही नहीं निकल। किन किन लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था। अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप। बापू का नाम है गुड्डू। क्या वो रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश चल रही है। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद फाते ही दनाती थी। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम से कम है गई 15-16 साल है। अच्छा। यानी थाने के बाद अस्पताल में भी बलात्कार की बात नहीं हो रही है और मां का कहना है कि पड़ोसी के लड़के ने उनकी बेटी का गला दबाया।
मैं अपने साथ 14 सितंबर को ही दर्ज हुई पहली एफआईआर की कॉपी भी आज लेकर आया हूं और ये एफआईआर पीड़िता के भाई ने दर्ज करवाई थी और इसमें लिखा है कि मेरी बहन और मेरी मम्मी घास लेने के लिए गए थे। मैं घास डालने घर गया था और मेरी मम्मी कुछ दूरी पर घास काट रही थी। मेरी बहन थोड़ी दूर पर बाजरे के खेत में से संदीप ने जान से मारने की नियत से मेरी बहन का गला दबा दिया तथा मारने की पूरी कोशिश की। मेरी बहन चिल्लाई तो मेरी मां ने आवाज दी और कि मैं आ रही हूं और संदीप आवाज सुनकर वहां से भाग गया। यह घटना सुबह 9:30 बजे की है। मेरी रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई की जाए। और फिर उन्होंने आगे अपनी जाति बताई है कि मेरी जाति ये है और आगे फिर सारी बातें लिखी हुई है। एफआईआर के आधार पर 19 सितंबर को आरोपी संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन घटना के 8 दिन के बाद पीड़िता ने नया बयान दर्ज करवाया जिसमें उसने गैंगरेप का आरोप लगाया। अब संदीप के अलावा 3 और लड़कों को भी आरोपी बना दिया गया और इनके नाम है लवकुश, रवि और रामू और ये तीनों भी उसी गांव के लड़के हैं। 26 सितंबर तक पुलिस ने इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद 28 सितंबर को उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। यहां एक दिन के बाद 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई। ये पूरी कहानी अब तक आपने देखी। हाथरस के भूलगढ़ी गांव के लोगों के जो बयान और जो दस्तावेज हमने आपको दिखाए, उनमें से कुछ उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि 14 सितंबर को परिवार ने पहले दिन ही रेप की बात क्यों नहीं कही? पहले ही दिन बाकी 3 आरोपियों का नाम क्यों नहीं दिया? 8 दिन के बाद परिवार ने गैंगरेप की बात क्यों कही? पीड़िता की जीभ काट देने की बात क्यों फैलाई गई, जबकि वो बात करती हुई अलग अलग बयानों में दिख रही है? परिवार सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट से सहमत क्यों नहीं है? क्योंकि परिवार कह रहा है कि वो सीबीआई जांच भी नहीं चाहता और परिवार ये भी कह रहा है कि वो अपना नार्को टेस्ट भी नहीं करवाएगा। इससे कुछ बातें शक के दायरे में आती हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हमने पीड़िता के परिवार के साथ आज एक बार फिर से बात की है ताकि उनका पक्ष भी हमें पता चले। कैसी थी 14 से 22 तारीख तक? नहीं, स्थिति तो कहा कहते थोड़ी सुधार में हो गई थी। थोड़ा सा कहा कहते मतलब वो बात भी कर रही थी थोड़ी। तो उन्होंने कहा कहते बताया जब मेडिकल जांच भई और चौके ऐसा है कि गांव की बेटी अतगा कुछ शर्माती है ना, तो हर चीज़ कहा कहते बता ना पाती। तो वो मेडिकल में कहा कहते वहाँ ये सब कहा कहते वही जब उसने बयान भी दिया। पहले आप लोगों ने सिर्फ एक ही आरोपी का नाम लिया, 3 आरोपियों के नाम 22 तारीख। इसमें देरी क्यों की? इसमें देरी इस वजह क्योंकि जो बहन की जो सीरियस हालत थी, अगर आप लोग भी देखते उसको तो आपको पता पड़ता कि हाँ ये बात सही है। क्योंकि मैं उसमें मुझे पता है कैसी बहन की जो हालत थी पूरी तरह जब होश उसको आया है, क्योंकि इस टाइम तो बेहोश होगी वो। उसके पूरी जीभ उसके जब खींचा गया तो उसकी जीभ भी बाहर आई। उसकी जीभ भी कटी हुई है, पूरा ब्लड था उसका और खून की उल्टी भी हुई है उसको बाग अस्पताल में 2। तो जितना उसने बता के बेहोश हो गई। उसके बाद फिर हम लोग पूरी तरह से उसकी जब ट्रीटमेंट स्टार्ट वहाँ पर चला गया है मेडिकल में, तो उसको 2-3 दिन में होश आया है। जब मम्मी ने पूछा उससे कि बेटा तेरे साथ क्या ऐसा काम हुआ है कि हाँ ऐसा काम हुआ है, और मम्मी इसमें 3 लोग और थे। अच्छा, जब आपकी माताजी कहाँ पर थी उस वक्त जब ये घटना हुई थी? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं खेत में। हाँ, वो घास काटी थे आगे चल के। अच्छा, तो आगे आवाज वगैरह ऐसी नहीं? आवाज सर जब गला जब दबाया उसका तो आवाज नहीं निकलने का समय, क्योंकि मम्मी के कान में भी जो पीप कागज 2-3 दिन से जो मम्मी कान बहता है आप देख सकते हो। मम्मी के कान से बह रहा था, उसमें रुई भी लगी हुई थी। सर ये बताइए नार्को टेस्ट क्या किसी पीड़ित परिवार का अभी तक हुआ है? अगर किसी का हुआ हो तो हम कराने को तैयार हैं, ठीक है? किसी का हुआ पहले मतलब सब तरह से हमें को लपटाया जा रहा है, क्योंकि गांव वाले बोल रहे हैं इन्होंने मारी है, सरकार बोल रही है कि इनका टेस्ट कराओ। तो ये मतलब हम तरह का हमारी बेटी हमारी बहन खत्म हुई है तो हमको पूरा तरह दबाव डाला जा रहा है। हमारी बहन को क्या कहता है उसको जबरदस्ती मार डाला, हमें रिपोर्ट नहीं दी, वहाँ से तो घुमा फिरा के हमें। सरकार की तरफ जो FSL रिपोर्ट आई उसमें कह रहे हैं कि रेप की पुष्टि नहीं है। नहीं हुआ तो डेड बॉडी को वहाँ से हमारे जो हमारे हाथों में क्यों नहीं दिया गया और जला क्यों गया, इसके ये बताइए। ये बात बिल्कुल सच है कि पीड़िता की मौत तो हुई है और मौत हुई है, किसी ना किसी ने तो उसको मारा ही है। तो पीड़िता के साथ जो असली इंसाफ होगा वो ये होगा कि जिसने उसे मारा है, जिसने उसकी हालत की, वो आदमी का पकड़े जाना बहुत जरूरी है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि अब इस जांच में भी एक तमाशा होने लगा है। अब नेता वहां रेप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जा रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए चमकाने जा रहे हैं। वहां नेता जाते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते हैं, फिर उस सोशल मीडिया पर उस फोटो को लगातार सर्कुलेट करते हैं।
टीवी चैनल्स पर वो फोटो चल रही हैं और अब एक के बाद एक हर नेता वहां लगातार पहुंच रहा है और हर नेता को यह लगता है कि मैं पीछे ना रह जाऊं, इसलिए हर नेता वहां जाना चाहता है, परिवार के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, वहां बयान देना चाहता है और ये कहना चाहता है कि इंसाफ हम दिलाकर रहेंगे। यानी सारे अलग अलग पार्टी के नेताओं ने इंसाफ दिलाने का ठेका ले लिया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पत्रकारों ने भी इंसाफ दिलाने का ठेका ले लिया है और आपने देखा होगा हर पत्रकार इस समय वहां पर एक एक्टिविस्ट की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह पहुंचा हुआ है और हर चैनल आपको यह बता रहा है कि वही चैनल इंसाफ दिलाएगा और वही चैनल इंसाफ दिला सकता है। आपने लगातार हर चैनल पर देख लिया होगा। यह बात सही है, पीड़िता की मौत हुई है, उसकी पीठ और गर्दन पर चोट के निशान थे, यानी किसी ने उसके साथ मारपीट तो जरूर की है। वो आरोपी कौन है इसका पता लगाना अब जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या वो कोई और हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस चीज में अब इस मामले को उलझा रहे हैं कि ये रेप था या नहीं था, ये गैंग रेप था या ये गैंग रेप नहीं था। और हम पहले दिन से आपको ये बता रहे हैं कि गैंग रेप था या नहीं, रेप था या नहीं, लेकिन लड़की की जान गई है। किसी ने उस लड़की को मारा है, यह पता लगाना जरूरी है कि उस लड़की को किसने मारा है। जी न्यूज इस मामले में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता, सिर्फ सच दोनों पक्षों का आपके सामने रखना चाहता है। हमने आपको सभी पक्षों की बात सुनाई है। हम इस मामले में अपना कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहते क्योंकि हम जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष रखना हमारा कर्तव्य है आपके सामने। इस पूरे विवाद में एक पक्ष और भी है और वो है हाथरस की पुलिस। पुलिस पर आरोप है कि उसने मामले को दबाने की कोशिश की, रात के अंधेरे में बिना परिवार की अनुमति के पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने एक के बाद एक कई गलतियां की, जैसे पुलिस ने मीडिया को गांव में जाने से, परिवार से मिलने से रोका, नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका, पुलिस ने पीड़ित परिवार पर ही पहरा बिठा दिया और उन्हें घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं दी। इन मुद्दों पर हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी से आज सवाल पूछा। अंतिम संस्कार क्या आप लोग के संज्ञान में था? डीजीपी साहब कब चुप्पी तोड़ेंगे आप? अंतिम संस्कार सबके संज्ञान में था। तो यूपी की सरकार और यूपी का प्रशासन और यूपी की पुलिस, उसने एक के बाद एक बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने रात के अंधेरे में 2:30 बजे इस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया, जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। यह अंतिम संस्कार अगले दिन सुबह होना चाहिए था। यह सबसे बड़ी भूल यूपी पुलिस ने की है, यह बिल्कुल गलत किया। उनके प्रशासन ने बहुत बड़ी गलती की है और इसके पीछे वो क्या छुपाना चाहते थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरी बड़ी गलती उन्होंने यह की है कि उस गांव को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, मीडिया को वहां घुसने नहीं दिया और मीडिया लगातार इस केस की बजाय मीडिया इस पर रिपोर्ट करने लगा कि कैसे उन्हें रोका जा रहा है और कैसे उनके रिपोर्टर बहादुरी के साथ, कितने बहादुरी के साथ एक सैनिक की तरह वहां लड़ रहे हैं और होड़ इस बात की लग गई कि कौन गांव के अंदर पहले जाएगा। और तीसरी बात, नेताओं को भी वहां जाने से रोक दिया। इसकी वजह से नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया, नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज हो गई, अच्छे अच्छे वीडियो बन गए और पूरे दुनिया में इन वीडियोस को सर्कुलेट कर दिया गया, जिससे यूपी का बहुत नुकसान हुआ है। और यह बात अब यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गई है और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हाथरस के मामले का संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि हमें इस बात पर चिंतित हैं। तो सोचिए, हाथरस का यह मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। इससे एक बात और भी साबित होती है, जो लोग इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे वो लोग सफल हो गए। हम 3 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कुछ दशक पहले तक जो नेता न्यूज चैनल्स पर दिखाई देने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, उन नेताओं ने कैसे अब न्यूज चैनल्स को एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में बदल दिया है और इसके लिए कैसे न्यूज चैनल्स की फरमाइशी पत्रकारिता जिम्मेदार है। जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें।
उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है, क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। तो मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? मीडिया की भूमिका यह होनी चाहिए कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है, यानी जनता जो सुनना चाहती है, विपक्ष के नेता जो सुनना चाहते हैं, बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो सुनना चाहते हैं, एनजीओ वाले जो सुनना चाहते हैं, वही बताती रहे। जिसमें न्यूज चैनल को यह पता हो कि देश की जनता के बीच में माहौल ऐसा है और हमें माहौल के हिसाब से खेलना है, वो करना चाहिए या सच बोलना चाहिए। सच बोलने के नुकसान बहुत सारे होते हैं। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले जम्मू के कठुआ में भी एक ऐसे ही हत्याकांड हुआ था। कठुआ में 8 साल की एक मासूम बच्ची की हत्या का केस भी आपको याद करना चाहिए। घटना जनवरी 2018 की है, जब एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या उसकी कर दी गई थी। इस केस में 7 आरोपी थे। इन आरोपियों में एक विशाल जंगोत्रा नाम का लड़का भी था। जी न्यूज की टीम जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां गई तो पता चला जिस वक्त की यह घटना है उस समय यह लड़का कठुआ में मौजूद नहीं था। और आपको याद होगा हाथरस की तरह कठुआ में भी पूरे देश में एक माहौल बन गया था और लोग कुछ और सुनना नहीं चाहते थे। यह लड़का उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पढ़ाई कर रहा था और कठुआ गैंग रेप केस में विशाल जंगोत्रा जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत से बाद में बरी हो गया। मामले की सुनवाई कर रही पठानकोट की स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में जी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की तारीफ की थी उस समय और विशाल जंगोत्रा को बेकसूर साबित किया था। उस वक्त भी हम पर बहुत आरोप लगे थे, लेकिन न्यूज का केवल एक ही आधार होता है और वो आधार है सत्य। और रिपोर्टिंग ऐसे ही की जाती है, सड़कों पर कूद फांद मचाकर, अधिकारियों के मुंह में माइक डालकर, तेज आवाज में चिल्लाकर सवाल करने से रिपोर्टिंग नहीं, सिर्फ तमाशा होता है। हाथरस की तरह ही सुशांत सिंह राजपूत मामले की सच्चाई भी कुछ और ही निकल कर आ रही है। सुशांत की मौत के कारणों की जांच के लिए एम्स के डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड बना था। कुछ चैनलों पर खबर चल रही थी कि सुशांत ने आत्महत्या की है, कुछ चैनल कह रहे हैं सुशांत की हत्या हुई है।
इस पर एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सफाई दी है और उन्होंने जो हमें बताया है वो हम आपको बताते हैं। मेडिकल बोर्ड ने कहा है हमने अपनी जांच सीबीआई को सौंप दी है, जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि वो इस मामले की अभी हर एंगल से जांच कर रही है। एम्स और सीबीआई को आज इस मामले में इसलिए सफाई देनी पड़ी क्योंकि कुछ न्यूज चैनलों की टीआरपी की लड़ाई में ये दोनों संस्थाएं बीच में फंस गई हैं। अधिकारी इतना डर गए हैं कि अगर वो अनौपचारिक तौर पर भी किसी पत्रकार से कोई बात करते हैं तो उनकी बातों को भी बिना इजाजत के अब पत्रकार रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये लोग चुप रहते हैं तो इन पर मिली भगत के आरोप लगा दिए जाते हैं। यानी इस वक्त चाहे एम्स के अधिकारी हों, चाहे सीबीआई के अधिकारी हों या कोई और जांच अधिकारी हों, सब के सब इतने डरे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किससे मिलें और किससे ना मिलें, किससे फोन पर बात करें, किससे फोन पर ना बात करें, क्योंकि कौन आदमी कहां आपकी बात रिकॉर्ड कर लेगा और कहां न्यूज चैनल पर इस्तेमाल कर लेगा कोई नहीं कह सकता। हैरानी की बात यह है कि एम्स की रिपोर्ट में क्या कहा गया है इसकी औपचारिक जानकारी अभी मीडिया में जारी नहीं की गई है। ये सारी लड़ाई आधे अधूरे बयानों और सूत्रों के दम पर लड़ी जा रही है और कोई भी सत्य के बाहर आने का इंतजार करने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी एक पक्ष है जो हर कीमत पर यह साबित करना चाहता है कि यह हत्या है, एक पक्ष है जो हर कीमत पर यह साबित करना चाहता है कि यह आत्महत्या ही है और वो सीबीआई की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहते। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई थी। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मामले में एडीआर यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के बारे में लिखा। सुसाइड के मामले में पुलिस ऐसा तब करती है जब उसे मृतक का सुसाइड नोट नहीं मिलता। सुशांत की मौत के अगले ही दिन उन्हें बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का शिकार बता दिया गया। इसके बाद मीडिया में मौत की तमाम थ्योरीज तैरने लगी। न्यूज चैनलों पर यह खबर दिखाई गई कि सुशांत के किन किन हीरोइंस के साथ संबंध थे। फिर खबर आई कि उनके बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए रिया ने निकाल लिए। फिर खबर आई सुशांत की मौत की रिपोर्टिंग में टीआरपी की अंधी रेस शुरू हो गई, जिसमें कुछ न्यूज चैनल्स ने फैक्ट की जगह फैंटेसी पर फोकस करना शुरू कर दिया। टीआरपी के लिए कुछ न्यूज चैनलों ने मीडिया की विश्वसनीयता को भी दांव पर लगा दिया और सुशांत के पिता की शिकायत पर पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें मर्डर का आरोप नहीं था, अभी भी नहीं है। 15 जुलाई को लिखी गई एफआईआर में धारा 120B आपराधिक साजिश, धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन मर्डर नहीं है। एफआईआर में सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया, लेकिन मर्डर की धारा 302 का जिक्र एफआईआर में नहीं है। ऐसे में सवाल है कि ज्यादातर न्यूज चैनल्स ने मर्डर शब्द पर ही जोर क्यों दिया? क्या टीआरपी पाने और सनसनी फैलाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत का भी इस्तेमाल कर लिया गया? मौत कैसे हुई इसकी जांच सीबीआई कर रही है। यह सुसाइड है या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है या फिर मर्डर है, इसका खुलासा जांच एजेंसियां करेंगी। लेकिन सोचिए, हमारे देश का मीडिया उस जांच एजेंसी की रिपोर्ट का इंतजार करना ही नहीं चाहता। यह एक बड़ी बात है। देश और दुनिया में किसी भी मीडिया संस्थान की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यह पूंजी एक तरह की सॉफ्ट पावर होती है जिसका पैमाना टीआरपी और सर्कुलेशन नहीं होता। यह सॉफ्ट पावर तथ्यात्मक रिपोर्टिंग से आती है। यह सॉफ्ट पावर जो जिम्मेदारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर हमें दी गई है उसे निभाने से आती है। आपका चैनल जी न्यूज हमेशा से विश्वसनीयता और पुख्ता रिपोर्टिंग करता रहा है और हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि सुशांत की मौत का मामला हो या हाथरस की लड़की का हत्या का मामला हो, हम दोनों मामलों का सच आपके सामने रखते रहेंगे और सच सिर्फ सच के साथ ही रखेंगे और कोई भी मिलावटी खबर आपको नहीं देंगे। अब आपको यह सोचना चाहिए कि मीडिया की इस विश्वसनीयता पर यह संकट आया क्यों? वैसे तो हमें इसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से न्यूज चैनल देखेंगे तो सारी बात आपको खुद समझ में आ जाएगी। फिर भी मीडिया की विश्वसनीयता में आई इस कमी को आप इन दोनों बड़ी खबरों की पृष्ठभूमि में समझ सकते हैं। पहली बात यह है कि मीडिया खबर के नाम पर आपको नौटंकी दिखा रहा है और यह नौटंकी ही आपके मनोरंजन में बदल गई है। इसलिए सवाल आपसे ही है, आप ये नौटंकी देखकर अपना मनोरंजन करना चाहते हैं या फिर सच्ची खबरें देखना चाहते हैं? भारत में इस समय 400 न्यूज चैनल हैं और इसलिए हर सच के सैकड़ों संस्करण आपके सामने हैं। यह आप पर है कि आपको इनमें से सच का कौन सा संस्करण देखना है। जिससे जो सच सूट करता है वो वही सच आपके सामने रख देता है। आपके आंख और कान भी उसी सच को देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं जो आपको पसंद है। आपकी आंखों और कानों के रास्ते संक्रमित सत्य का यह वायरस आपकी नसों में पहुंचाया जा रहा है और यह महामारी कोरोना से भी खतरनाक है। इसलिए
इस समय पूरी दुनिया को कोविड-19 की वैक्सीन के साथ साथ सत्य की वैक्सीन की भी जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि सच का कोई पक्ष नहीं होता, सच निष्पक्ष होता है और कोई भी इसे चाहकर भी ज्यादा दिनों तक दबा नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मीडिया में इन दिनों आपको खबरों का फरमाइशी चित्रहार दिखाया जा रहा है। इस चित्रहार को हर हफ्ते आने वाली टीआरपी देखकर तैयार किया जाता है और यह टीआरपी इस बात पर निर्भर करती है कि दर्शक के तौर पर आप क्या देखना पसंद करते हैं, आपको क्या मनोरंजक लग रहा है। आप ऐसी खबरों की फरमाइश बंद कर देंगे तो ये फरमाइशी चित्रहार अपने आप बंद हो जाएंगे। तीसरी बात यह कि टीआरपी नहीं बल्कि विश्वसनीयता को सफलता का पैमाना मानिए। असत्य और मनोरंजन भरी नौटंकी के दम पर हासिल की गई टीआरपी और सच्ची खबरों के दम पर हासिल की गई विश्वसनीयता की तुलना नहीं हो सकती। विश्वसनीयता का कोई विकल्प नहीं होता और यह बात दर्शकों को नहीं बल्कि मीडिया को भी नहीं भूलनी चाहिए। चौथी बात, कुछ लोग हर खबर को सिर्फ प्रोपेगेंडा का आधार बनाते हैं। जब सीबीआई का फैसला इन्हें पसंद नहीं आता तो कहते हैं सीबीआई बिक गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आता तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बिक गया, और एम्स के बोर्ड का फैसला नहीं आता समझ में तो कहते हैं कि एम्स का बोर्ड बिक चुका है। यानी जब इन्हें सच सूट नहीं करता तो ये आरोप लगाने लगते हैं कि ये सच बिका हुआ है। जी न्यूज की शुरुआत आज से 26 साल पहले हुई थी। देश का पहला प्राइवेट न्यूज चैनल था जी न्यूज, और मैंने वो दौर देखा है जब बड़े बड़े नेता उस दौर में न्यूज चैनल पर आने के लिए उत्सुक रहते थे, इंटरव्यू देने के लिए उत्सुक रहते थे, अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते थे। और ये बड़े बड़े नेता अपने घरों पर टीवी पत्रकारों का इंतजार किया करते थे बेसब्री से। ये नेता न्यूज चैनल के स्टूडियोज में बड़ी आसानी से आ जाते थे, कभी इनकार नहीं करते थे, बल्कि इसे बड़ा सम्मान की बात माना जाता था कि कोई न्यूज चैनल या जी न्यूज उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाकर अपना मंच दे रहा है। लेकिन अब न्यूज चैनल्स सवाल पूछने वाले मंच की बजाय किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में बदल गए हैं और ये सारे जो नेता हैं ये फिल्म स्टार्स की तरह अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले सिर्फ न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी खबर का प्रसार करने के लिए न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हाथरस में हो रहा है। आपने देखा होगा हाथरस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बल्कि सिर्फ हाथरस में यह हुआ कि जो नेता वहां जा रहे हैं उनका इवेंट मैनेजमेंट न्यूज चैनल्स लगातार कर रहे हैं, वो उनको दिखा रहे हैं, उनकी फोटो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्वारंटीन तोड़कर रविवार को एक चुनावी रोड शो किया है। आप सब जानते हैं वो कोविड-19 से इस समय संक्रमित हैं। 3 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। इस खबर का असर वहां होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ सकता है और पिछले कुछ दिनों से ट्रंप की टीम लगातार उनकी तस्वीरें और वीडियोस जारी कर रही है। यह आपको इसलिए बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी उसी तरीके से मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वीडियो जारी करने के लिए, और मीडिया उनके लिए सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। यह संदेश देने की कोशिश है कि ट्रंप पर कोरोना का कोई असर नहीं हुआ, ट्रंप बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं और अस्पताल में भी वो अमेरिका के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसे आप ट्रंप की टीम का पीआर चैलेंज भी कह सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फिर से वही कहेंगे मीडिया की है, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया दोनों शामिल हैं। ट्रंप जैसे दुनिया के बड़े नेता भी जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मीडिया पर आश्रित हैं। यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में भी मीडिया की शक्ति इतनी ज्यादा है कि ट्रंप भी इस समय मीडिया पर पूरी तरह से आश्रित हैं। ट्रंप के कोरोना इन्फेक्शन के बारे में जो अपडेट्स आए हैं वो हम आपको बता देते हैं। ट्रंप इस समय अमेरिकी सेना के वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में इलाज करवा रहे हैं। ये यूएस मिलिट्री के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपना इलाज यहीं करवाते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप अस्पताल में नहीं रहना चाहते क्योंकि इससे उनकी छवि एक कमजोर नेता की बनती है। एक दावा यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही वापस व्हाइट हाउस लौट सकते हैं, लेकिन ट्रंप के स्टाफ को लगातार फेस मास्क पहनना होगा। रविवार को इस अस्पताल के बाहर ट्रंप के समर्थक मौजूद थे और अपने समर्थकों को धन्यवाद देने के लिए ट्रंप एक प्रेसिडेंशियल एसयूवी से बाहर निकले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने फेस मास्क पहना हुआ है और इस विशेष वाहन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सीक्रेट सर्विस के 2 एजेंट्स मौजूद थे। इन एजेंट्स ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए फेस मास्क पहना, आंखों पर शील्ड लगाई और गाउन भी पहना था। लेकिन इसके बावजूद इन सुरक्षा कर्मियों के इन्फेक्टेड होने की पूरी आशंका है और यह एसयूवी एयर टाइट यानी पूरी तरह से बंद होती है। ऐसी गाड़ी में कोरोना का इन्फेक्शन ट्रंप के जरिए उनकी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स में भी
फैल सकता है, जिसके लेकर उनकी आलोचना हो रही है। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि फिल्मों और उपन्यासों के मशहूर किरदार जेम्स बॉन्ड की रचना किसने की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजय भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। Ladies and gentlemen, Lieutenant अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजय भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। Ladies and gentlemen, Lieutenant अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है।
Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। Ladies and gentlemen, Lieutenant अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो।
संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। Ladies and gentlemen, Lieutenant अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1524 में आज ही के दिन रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था। इतिहास में उन्हें अपने साहस के लिए याद किया जाता है। मुगल शासक अकबर के आदेश पर मुगल सेनापति ख्वाजा आसफ खान ने रानी दुर्गावती के गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया था। पहली लड़ाई में रानी दुर्गावती ने आसफ खान को हरा दिया था, लेकिन अगली बार दुगनी सेना और तैयारी के साथ ख्वाजा आसफ खान ने फिर से हमला किया। रानी दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक बचे थे और इस युद्ध में उन्होंने खुद ही अपनी सेना का नेतृत्व किया।
माना जाता है कि वर्ष 1564 में हुए इस युद्ध के दौरान बुरी तरह घायल होने के बावजूद रानी दुर्गावती ने रणभूमि नहीं छोड़ी और अंत में अपने खंजर से ही उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। वर्ष 1864 में आज ही के दिन इतिहास के पहले फिल्मकार कहे जाने वाले लुइस लुमियर का जन्म हुआ था। फ्रांस के रहने वाले लुइस ने अपने भाई के साथ मिलकर यानी लुमियर ब्रदर्स ने मिलकर मोशन पिक्चर फिल्म कैमरा यानी सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किया था। थॉमस एल्वा एडिसन के काइनेटोस्कोप के मुकाबले इस सिनेमेटोग्राफ को ज्यादा लोकप्रियता मिली क्योंकि इसमें कई दर्शक एक साथ फिल्म को देख सकते थे। जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म डॉक्टर नो आज ही के दिन वर्ष 1962 में रिलीज हुई थी। लेखक इयान फ्लेमिंग के नॉवल पर आधारित इस फिल्म में शॉन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था। इस फिल्म में पहली बार दर्शकों को आइकॉनिक जेम्स बॉन्ड थीम म्यूजिक सुनने को मिला था और अब तक 25 बॉन्ड फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें वर्ष 2015 में आई फिल्म स्पेक्टर जेम्स बॉन्ड सीरीज की अब तक की आखिरी फिल्म है। अगली बॉन्ड फिल्म का नाम नो टाइम टू डाई है और पहले ये फिल्म इसी वर्ष रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 संक्रमण की वजह से अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। एक्टर डेनियल क्रेग इस फिल्म में 5वीं बार जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाएंगे। वर्ष 2011 में आज ही के दिन एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स का पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से निधन हो गया था। स्टीव जॉब्स को मैकिंटॉश कंप्यूटर, आईपॉड, आईफोन, आईपैड और 3D एनिमेशन स्टूडियो पिक्सर के लिए याद किया जाता है। स्टीव जॉब्स ने अपने आर्टिस्टिक सोच की मदद से टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति को जन्म दिया, जिसकी वजह से पर्सनल कंप्यूटर्स, एनिमेटेड मूवीज, म्यूजिक, फोन्स और टैबलेट कंप्यूटिंग का अनुभव पूरी तरह से बदल गया। 21वीं सदी की डिजिटल क्रांति में स्टीव जॉब्स का अहम योगदान है। भारतीय अध्यात्म से प्रभावित स्टीव जॉब्स वर्ष 1974 में नैनीताल के पास नीम करौली बाबा के आश्रम भी आए थे और उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।